नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम 73वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 का उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी। सुबह 10 बजे 35वीं बटालियन पीएसी में होगा कार्यक्रम। आईकेईए स्टोर के शिलान्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल। वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11:30 बजे 5 कालिदास मार्ग से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है और सुबह 10 बजे 35वीं बटालियन पैक में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 11:30 बजे 5 कालिदास मार्ग से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो शिलान्यास कार्यक्रम में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे आईकेईए स्टोर के शिलान्यास कार्यक्रम में और वर्चुअली मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी आने के बाद माफिया भागे। साथ ही सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। सपा सरकार में अराजकता थी। आपके पास आया हूं, ये लोग जाति के नाम पर आपको भिड़ाने का काम करेंगे, आपस में लड़ाने का काम करेंगे। ये लोग अराजकता पैदा करवाने के लिए, आपके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डलवाने के लिए, बेटी की सुरक्षा को सेंध लगाने के लिए, व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए, अन्नदाता किसानों को शोषण करने के लिए ये लोग इसी प्रकार से फिर से जाति के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे। क्योंकि इनका पूरा इतिहास ही षड्यंत्रों का है, षड्यंत्रों का है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपना शागिर्द बनाते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से कोई लेना देना नहीं। गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ एक गरीब को बिना भेदभाव के मिले, इससे भी इनका कोई लेना देना नहीं। एक केवल और केवल पेशेवर अपराधी है और इन पेशेवर अपराधियों के साथ उतनी ही शक्ति से निपटने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, इस समय जब हम सबको एकजुट होकर के विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते, देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? क्या
एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में किया समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था क्या? एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है? सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है और उसके बाद भी निर्दोष बोलते हैं उसको। कठोर में तो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, आप सभी को और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं। महिला मंगल दल सहयोग, क्या ये सही था क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे? मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा क्या ये सही था क्या? आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है, क्योंकि ये लोग जब से सत्ता में आए थे लगातार यही काम करते थे। व्यापारियों को लूटते थे, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, दबंगई के बल पर गरीबों की जमीनों को कब्जा करते थे। याद करिए जब मार्च 17 में सरकार बनी थी और सरकार बनते ही मैंने कहा था अगर किसी भूमाफिया ने किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो 24 घंटे के अंदर खाली कर ले। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी माफिया ने किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी अन्नदाता किसान की, किसी व्यापारी की जमीन पर कब्जा किया है, मैं कृपया एक बात खाली कर ले। अगर खाली नहीं किया तो जो उसकी भी होगी उसको भी हम जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देंगे। मैं फिर कहूंगा ये माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। कानून का राज हो, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके दुस्साहस का जवाब देगी। और आप नेता राघव चड्ढा ने हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन को लेकर कहा, दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है। दोनों दलों का प्रयास है कि सभी महत्वाकांक्षाओं को किनारे रखकर हरियाणा के हित में हरियाणा की जनता की मांग के अनुरूप एकजुट होकर चुनाव लड़े। ये बात कह रहे हैं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की, प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं की जा सकती है। ये कमरे के भीतर बैठ के जो चर्चाएं करी जाती हैं उससे जो एक निष्कर्ष निकलता है वो आपसे ज़रूर साझा किया जाएगा। बस मैं अलायंस पर इतना ही कह सकता हूं कि जब भी कोई सकारात्मक डेवलपमेंट होगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। अलायंस को लेकर, अलायंस करने के लिए आरज़ू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। मैं व्यक्तिगत बयानों पर या इंडिविजुअल सीट्स पर कोई बयान नहीं देना चाहता। मैं बस इतना आपको कह सकता हूं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में आरज़ू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी। देरी नहीं बहुत होगी बहुत शुक्रिया राघव जी, इसका फायदा बीजेपी नहीं, देखिए अभी तो आखिरी तारीख नॉमिनेशन की 12 तारीख है। 12 तारीख से पहले फैसला ले लेंगे और अगर मन नहीं मिले या अगर विन विन सिचुएशन नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे। तो 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अभी देखिए मैं अभी कोई इस प्रकार के मैं बयान नहीं देना चाहता। बातचीत चल रही है, बातचीत सकारात्मक वातावरण में चल रही है, अच्छी चर्चा हो रही है और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कुछ अच्छा
निष्कर्ष इन बातचीत से, चर्चा से हरियाणा के हित में, देश के हित में, लोकतंत्र के हित में निकलेगा। और रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिर से बात करेंगे खबरों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, इसलिए वे हर तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जीतेंगे। हम उस भारत के खिलाफ है जो वो बनाना चाहते हैं। भारत सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई सबका है। वहीं इस पर सियासत देखी जा रही है और इस पर अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इनको डर ही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इनका किसी और का डर तो है नहीं। इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से भी ये बदनाम कर सके करेंगे, मगर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस फतह होगी और अल्लाह ताला हमें यहाँ के लोगों की किस्मत बदलाने के लिए आगे लाएगा। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आजादी के लिए काम किया है, जाने दी हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आजादी का। सुनिए, वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा। मैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, वो हिंदू नहीं रहा जो इनके बात समझता है। पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो यहाँ पे फिर से वही आतंकवाद शुरू होगा। मैं इनसे पूछता हूँ, जब 370 ले गए, क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है, उसके जिम्मेवार ये खुद हैं। देखिए, सवाल बहुत हैं। सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस पार्टी और अनेक पार्टियां उठाती आई हैं कि आपने एक पूर्ण राज्य का जिसको दर्जा था वो दर्जा छीन के यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये कैसा न्याय है? इससे बड़ा अन्याय इस देश के किसी और राज्य के साथ। अफजल गुरु कौन था? बड़े बड़े आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था कि नहीं? निर्दोष लोग मारे गए कि नहीं? षड्यंत्रकर्ता था कि नहीं? मामला ऊपर कोर्ट तक गया, सही पाया गया कि नहीं? रिव्यू हुआ, रात में लोगों ने फांसी रोकने के लिए दरखास्त दिया, मालूम है ना आपको? आज उसको लेकर सियासत हो रही है। तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला करें, कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है? कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है? इसमें कितने हमले तो मनमोहन सिंह के राज में हुए थे कि नहीं हुए थे? तो कांग्रेस पार्टी भी शांत हो जाती है? यही है कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। तो मैं एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी, अब कश्मीर बदल गया है। अब लाल चौक पर तिरंगा लहराता है, भारत माता की जय बोली जाती है। बाकी इलाकों में भी ये होता है। कश्मीर के लोगों ने देख लिया कैसे उनका शोषण किया गया। आज ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, आज पंचायत के लोग बहुत खुश हैं। जो विस्थापित से उनको आज नागरिकता मिली है, वहां आईआईटी है, वहां आईआईएम है, वहां आईटी का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, करोड़ों टूरिस्ट आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा है कि हमें लूटा गया आतंकवाद, अलगाववाद के नाम पर। अगर कांग्रेस पार्टी उसी अलग को जगाना चाहती है तो वहां की जनता जबरदस्त जवाब देगी। और 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगाता हो। शैक्षिक संस्था जो खुद रिसर्च ग्रांट जागरूक कर रही है, अब बीजेपी उस पर भी जीएसटी लगाने की बात कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दो महत्वपूर्ण मुद्दे दिल्ली सरकार जीएसटी काउंसिल में उठाने वाली है। सबसे पहले जो रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगाया गया है, आपको पता होगा कि अगस्त के महीने में देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों को अपनी रिसर्च ग्रांट्स पे जीएसटी के नोटिस आए।
कि 2017 से 2024 तक के जो भी उनको ग्रांट्स मिली थी उन पर जीएसटी देने के लिए कहा गया। इसमें देश के कई बड़े शिक्षण संस्थान शामिल थे, जैसे आईआईटी दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी, जो बड़े लेवल की रिसर्च साइंस टेक्नोलॉजी में कटिंग एज रिसर्च करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगाता हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे चाइना हो। इनफैक्ट ये सारे देश तो अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा रिसर्च ग्रांट्स पे देते हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार खुद रिसर्च पे पैसा लगातार घटा रही है। 70,000 करोड़ से लाकर 30,000 करोड़ पे उन्होंने खड़ा कर दिया है जो सरकारी रिसर्च ग्रांट्स होती हैं। दूसरी तरफ अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुद रिसर्च ग्रांट्स रेज कर रही हैं, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, चाहे अलग अलग थिंक टैंक से, अब उन रिसर्च ग्रांट्स पर भी केंद्र सरकार जीएसटी लगाने की बात कर रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और कल दिल्ली सरकार इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल में उठाएगी और सारे शिक्षण संस्थानों के लिए रिसर्च ग्रांट्स पे जीएसटी की एग्जेम्पशन की मांग करेगी। वहीं रांची में एक केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव अब नजदीक है और जिस सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया, अब वे खोखली घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने 5 साल कोई नौकरी नहीं दी, पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई और राज्य सरकार अब घोषणाएं कर रही है। मिला क्या झारखंड की जनता को? सैकड़ों वादे जो पूरे नहीं किए गए, 5 साल कोई नौकरी नहीं दी, पेपर लीक जैसी लगातार घटनाएं होती रही, लेकिन अब चुनाव आ गए, इसलिए धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही है। भर्तियां, सिपाही की भर्ती, लेकिन यह भी नहीं देखा कि किस मौसम में भर्ती। उनको पता था कि भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी और भर्ती कर ही रहे। वो कोई नौजवानों को रोजगार देने के लिए भर्ती नहीं, वोट कबाड़ने के लिए भर्ती का नाटक। फिजिकल टेस्ट ही पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए ऐसे मौसम में जो जानलेवा साबित हुआ, 10-10 किलोमीटर दौड़वा रहे। अव्यवस्थाओं का आलम यह था कि न पीने का पानी, न छांव का इंतजाम, न बीमार हो तो इलाज की व्यवस्था। और इसी ने 16 नौजवानों को 16 जिंदगियां चली गई तड़प तड़प के। हमारे नौजवान साथी नौकरी नहीं पाए, दुनिया छोड़ गए। यह हादसा नहीं है, यह हत्या है, यह ऐसा अपराध है जिसके लिए जनता माफ नहीं कर सकती। लेकिन अब दोषी कोविड वैक्सीन, खुद ने वैक्सीन लगवाई, पहले कई बार अपीलें की कि वैक्सीन लगवाएं, प्रधानमंत्री से मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी एक तंजीम ने कुर्बानियां दी हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। मुझे अफसोस होता है जब गृह मंत्री इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि सियासी मतभेद हो सकते हैं लेकिन हकीकत को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना गलत बात है। के खिलाफ अगर किसी एक तंजीम ने कुर्बानियां दी हैं, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। मुझे अफसोस होता है जब वजीर आजम साहब, वजीर दाखिला साहब इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि चलिए सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन हकीकत को इस तरह से मतलब तोड़ मरोड़ के पेश करना ये गलत बात है ना। जहां मैं खड़ा हूं, जिस उम्मीदवार के लिए आज मैं वोट मांग रहा हूं, क्या उसके घर की कुर्बानियां मुझे वजीर दाखिला साहब को दोबारा याद दिलानी होंगी? जिस तरह इस घर ने मिलिटेंसी की जो है वो शिकार हुए हैं, कितने हजार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे वर्कर, हमारे सीनियर साथी, हमारे मिनिस्टर, एमएलए, एमएलसीज कुर्बान हुए। क्या मुझे वजीर दाखिला साहब को ये याद दिलाना होगा? और जहां तक रही मिलिटेंसी की,
मुझे मालूम है उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बढ़ती है तो मिलिटेंसी बढ़ जाएगी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा वो मेरी हुकूमत के 6 साल देखें, लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ जो है वो कम होती गई। उसका मुकाबला पिछले 5 साल से करें तो लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ बढ़ती गई। जम्मू में मिलिटेंसी को नई शुरुआत मौजूदा हुकूमत ने दी। नई तरीके से मिलिटेंसी आज आप जम्मू में देख रहे हो। किस जिले का नाम लो? कठुआ, जम्मू, सांबा, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, जहां देखो तो डोडा, जहां देखो तो वहां मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को मिल रहा है। अगर कोई मिलिटेंसी से लड़ने में नाकामयाब रही है वो मौजूदा हुकूमत रही है, और आने वाली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत होगी हमें इस सूरत हाल को दोबारा दुरुस्त। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।